Hello everyone. So this is lesson 2 of ethics in which we'll be discussing normative theories of ethics and determinants of ethics. तो पहली वीडियो मेरी थी उसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए हैं क्योंकि वो काफ़ी लंबी वीडियो थी 1.25 घंटे की, तो उसमें काफ़ी टॉपिक्स कवर करे गए थे। तो अब हम एक टॉपिक के लिए एक ही वीडियो बनाएंगे ताकि आप आराम से देख सको। देखो आजकल अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट हो रहा है आप लोगों का, तो आप लोग जो है जो रेलेवेंट वीडियोस हैं वो पूरी नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन ये है कि यू कैन पे मी समथिंग, ठीक है, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो जिनकी कैपेसिटी है ऑब्वियसली पे करने की, और ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं वीडियोस बनाने के लिए, और जिनकी नहीं है ऑब्वियसली तो वो अपना बेनिफिट ले ही सकते हैं इस चीज़ से। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स जब हमारी बात आती है तो हमारे दो तरीके के डिटर्मिनेंट होते हैं एथिक्स के। एक तो जो नॉर्मल डिटर्मिनेंट्स हैं कि जैसे हमारा रिलीजन हो गया, कल्चर हो गया, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। दूसरा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स है एथिकल थ्योरीज, जिन्हें नॉर्मेटिव थ्योरीज भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम जब इस लेक्चर में नॉर्मेटिव थ्योरीज पढ़ेंगे तो इनकी बेसिकली एप्लीकेशन के साथ पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स एंड आर्गुमेंट्स। तो सबसे पहले हम नॉर्मल में देखते हैं क्या क्या चीजें हमारी आती हैं। रिलीजन आता है, फिर क्या आता है हमारा रिलीजन के अलावा, कंसाइंस आती है, फिर रिलीजन कंसाइंस सोसाइटी, सोसाइटी में क्या आ गया, एजुकेशन, फैमिली, इनको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। एजुकेशन फैमिली आ गया, ठीक है। और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इनकी डिटेल में, क्योंकि इन पे स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है यूपीएससी में। फिर क्या आ गया हमारा इसके अलावा, लॉ, फिर रोल मॉडल्स आ जाते हैं, ठीक है, इंस्पिरेशन जिनसे मिलती है, इंस्पिरेशन फ्रॉम रोल मॉडल्स। फिर क्या आता है हमारी सिचुएशन आ जाती है, सिचुएशन जिसमें किस तरह का टाइम चल रहा है, ठीक है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है क्या है। तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। नॉर्मेटिव थ्योरीज में क्या आ जाता है, हमारी यूटिलिटेरियनिज्म एक थ्योरी है जो जेरेमी बेंथम ने दी थी। फिर दूसरी हमारी टेलियोलॉजिकल अप्रोच है जो डियोंटोलॉजी कहते हैं, वो कांट ने दी थी, ठीक है। इसके अलावा और भी सारी थ्योरीज आती हैं हमारी, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये थॉमस हॉब्स ने दी थी, ठीक है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। फिर हमारी कौन सी है, ईगोइज्म एक थ्योरी आ जाती है। फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म एक थ्योरी आ जाती है। तो इनको ना, इन थ्योरीज को आप आंसर्स में डायरेक्टली कोट कर सकते हो विद एग्जांपल्स में इसमें बताऊंगा। फिर हमारी लिबर्टेरियनिज्म एक थ्योरी आ जाती है, ठीक है। फिर इसके अलावा एक कम्युनिटेरियनिज्म एक थ्योरी आती है जिसमें कम्युनिटी का हम सोचते हैं, कम्युनिटेरियनिज्म। फिर एक वर्च्यू थ्योरी आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा कोट करते हैं वर्च्यू थ्योरी, एरिस्टोटल ने दी थी, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारी एक स्कॉलेस्टिज्म एक थ्योरी होती है जिसमें हम एम्पिरिकल अप्रोच पे चलते हैं। तो ये सारी थ्योरीज है जिनसे हम डिसाइड करते हैं कि हाँ कोई भी कंडक्ट है हमारा एथिकल रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम रिलीजन पे, जो हमारी नॉर्मल डिटर्मिनेंट्स है रिलीजन। जब भी रिलीजन की बात आती है तो रिलीजन से हम क्या अच्छी चीज लेते हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि एथिक्स में जब भी हम कोट करेंगे रिलीजियस एस्पेक्ट्स को तो उन एस्पेक्ट्स को कोट करेंगे जो कि हमें अच्छी चीज सिखाते हैं। तो अगर अलग अलग रिलीजन की बात करी जाए, हिंदुइज्म, हिंदुइज्म में आपको 3-4 कोटेशन आनी चाहिए जिनसे आप जो है अपने आंसर में कोट कर सकते हो। जैसे कार्यमेनु अधिकारस्ते माँ फलेचु कदाचन, मतलब अपना कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ठीक है। तो ये डियोंटोलॉजिकल अप्रोच को दर्शाती है। अब ये जितनी भी थ्योरीज हैं, ये जैसे यूटिलिटेरियनिज्म, ये हमारे वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने दी हैं, थिंकर्स ने दी हैं, ठीक है। ये सारी थ्योरीज हिंदू टेक्स्ट में ऑलरेडी मौजूद हैं। आप धर्मशास्त्र पढ़ोगे या फिर उपनिषद पढ़ोगे, गीता है हमारी, रामायण है, उसमें सारी थ्योरीज ऑलरेडी अवेलेबल है। जब भी आप राम जी की बात करते हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करो, दैट मीन्स यूटिलिटेरियनिज्म। जब भी आप कृष्ण जी की बात करते हो तो डियोंटोलॉजिकल अप्रोच की बात करते हो, ठीक है। राष्ट्र की बात करते हो तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो।
ठीक है, तो ये जितनी भी थ्योरीज आप गूगल पे जाके सर्च करोगे कि देर इज अ श्लोका फॉर एवरी थ्योरी, आप ये सर्च करोगे श्लोका फॉर थ्योरी ऑफ इगोइज्म इन उपनिषद, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी थ्योरीज ऑलरेडी हैं बट वी डिडंट स्टडी देम। तो वेस्टर्न थिंकर्स ने उन पे सोच सोच के हमें बताया है कि ये थ्योरीज भी अवेलेबल हैं। देन वी सर्च इट ऑन आवर ओन टेक्स्ट, देन वी फाइंड दैट इन दीज टेक्स्ट्स। ठीक है, तो बट स्टिल मैं ये बोलूंगा कि जो हमारे कॉमन नॉलेज में है वही लिखें आप जो है एग्जाम में, जैसे कार्यमेन्यो अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फिर एक अतिथि देवो भव, ठीक है, ये हमारी थ्योरी है। फिर सर्वधर्म संभाव, ठीक है, टॉलरेंस की थ्योरी है। ठीक है, टॉलरेंस की ये थ्योरी है। फिर एक शांति वाला जो श्लोका है, ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति, जिसमें फॉर एवरी बीइंग, बीट ह्यूमन बीइंग, बीट पृथ्वी, बीट वेजिटेशन, बीट एनिमल, सबके शांति की बात करी गई है, पीस की बात करी गई है। ठीक है, ओम शांति। ठीक है, फिर इसमें आप ये इंडिविजुअलिज्म लिबरलिज्म का भी एक एस्पेक्ट आ जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। कि आपको अगर इंडिविजुअल पे भरोसा है, खुद पे भरोसा है, तो आपको भगवान की भी जरूरत नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, कि आप खुद ही भगवान हो। तो ये जो लिबर्टेरियनिज्म अप्रोच है उसका ये एग्जांपल है। ठीक है, फिर आता है इसमें स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी हमारे गीता में मिलता है आपको। ठीक है, फिर इसमें आता है चित आनंद रूपम शिवोहम। कि जो आपकी कॉन्शियसनेस है, जो कॉन्शियस वाली थ्योरी है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, चित्त जो है आपकी, ठीक है, वो भगवान से आई है, मतलब आपकी चित्त ही भगवान है बेसिकली। तो ये इंट्यूशनिज्म एक थ्योरी है वेस्ट में, इंट्यूशनिज्म, वो इस थ्योरी को दर्शाती है, ये वाला जो श्लोका है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आप दूसरे रिलीजन से लो, जैसे इस्लाम से आप लो, इस्लाम से क्या मिलेगा आपको, ये डायरेक्ट कोट करने वाली चीज है, यहाँ पे एग्जाम्पल कोट करना। इस्लाम से क्या मिलेगा, वहादत अल वजूद। ठीक है, वननेस इन एग्जिस्टेंस, वननेस इन एग्जिस्टेंस। अब बहुत सारी कमियां भी हैं, देखो हिंदुइज्म में बहुत सारी कमियां हैं, जैसे वर्णाश्रम धर्म है, तो वो कहीं से कहीं तक इक्वलिटी के खिलाफ है। ठीक है, तो इस्लाम में भी बहुत सारी चीजें हैं, तो नेगेटिव नहीं लिखना है, पॉजिटिव लिखना है, जो भी आपको कहीं से भी पॉजिटिव मिल जाता है। सिखिज्म से बहुत मिल जाता है आपको, कीरत कर, कर्म करो, नाम जप, भरोसा रखो भगवान पे, वागचक। ठीक है, मतलब आप जो है भला करो, लोगों का हेल्प करो। ठीक है, इस्लाम में भी जो जक़ात का कंसेप्ट है वो भले के लिए दिया गया है, कि जक़ात देनी चाहिए सबको, तो भले के लिए है, लोगों को जो है चैरिटी देनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं ये आपको लिखने पड़ेंगे। फिर आपको बुद्धिज्म से थ्योरी मिल जाएगी, बुद्धिज्म से तो और जैनिज्म से तो दुनिया भर की थ्योरीज हैं, दुनिया भर की थ्योरीज हैं। जैसे मध्यम मार्ग है, सबसे बढ़िया है मध्यम मार्ग, ये अरिस्टोटल ने दिया था गोल्डन मीन। ठीक है, उसके पहले बुद्धिज्म ने ये ऑलरेडी दे दिया था। ठीक है, मध्यम मार्ग पे चलो। ठीक है, राइट एटीट्यूड, राइट डिवोशन, राइट माइंडसेट, ये सब चीजें आ जाती हैं। फिर जैनिज्म से अहिंसा आ जाएगी आपकी। ठीक है, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह। तो जैसे मेटेरियलिज्म का कंसेप्ट चल रहा है, मेटेरियलिज्म का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये लिखना है भाई, अपरिग्रह। जैनिज्म में ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपको जो है मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल जीना है, किसी को जो है नुकसान नहीं पहुंचाना है, हानि नहीं पहुंचानी है, अहिंसा के रास्ते पे चलना है, सत्य बोलना है। ठीक है, एक्वायरिंग नहीं करनी है, स्टील नहीं करना है, तो ये सब ऑलरेडी आपकी इन वैल्यूज से आता है, रिलीजियस वैल्यूज से।
फिर और कौन से इसमें है जो थ्योरीज में नहीं है, जैसे कॉन्शियंस हो गई आपकी, कॉन्शियंस का जैसे रिलीजन से आप एग्जांपल दे सकते हो कि कॉन्शियंस भी है कि इट इज ए पर्सनल मोरल सेंस, ठीक है, विच टेल्स राइट एंड रॉन्ग फ्रॉम ए ह्यूमन पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये बोलता है ये कि इट इज ए इंट्यूशन ऑफ पर्सनल मोरल सेंस, इंट्यूशन ऑफ पर्सनल मोरल सेंस बताता है ये। तीसरा लॉ। अब लॉ से आप कैसे जैसे एथिक्स एंड लॉ हम अलग से भी पढ़ेंगे कि अगर क्वेश्चन आ गया स्पेसिफिकली तो आप एथिक्स वर्सेस लॉ में किस तरीके से करोगे, लेकिन लॉ से हमारी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं कि जैसे अगर सोसाइटी में कुछ कमी है वो नहीं ठीक हो पा रही है तो लॉ हमें वो कमी ठीक करने की, क्योंकि इट क्रिएट्स रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। एग्जाम्पल क्या दोगे आप इसमें? अनटचेबिलिटी एग्जाम्पल दोगे। जैसे अनटचेबिलिटी का लॉ आया, उसके बाद हुई जमींदारी एबोलिशन एक्ट आया, उसके बाद जो है इनइक्वालिटी खत्म हुई, ठीक है, कुछ हद तक। तो इस तरीके के आप एग्जाम्पल दोगे। फिर हमारा ट्रिपल तलाक लॉ आया, ठीक है, उससे वो जो है बैड प्रैक्टिस खत्म हुई हमारी, है ना। फिर आप सबरीमाला का भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि जब जजमेंट आई उसके बाद वो प्रैक्टिस जो है थोड़ी सी रुकी थी, ठीक है। और भी कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, एनिमल राइट्स के लिए आप जलीकट्टू का एग्जाम्पल दे सकते हो। तो बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर फैमिली एंड टीचर्स। तो फैमिली क्या है? हमारी फर्स्ट टीचर है फैमिली जो है, ठीक है। तो ये क्या बिल्ड करते हैं? एटीट्यूड, एप्टीट्यूड। अब इसको भी हम अलग से भी पढ़ेंगे क्योंकि इस पे स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है। अभी क्या एक ओवरव्यू चल रहा है। फिर रोल मॉडल्स। अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स समिट में वो झंडा उठाया था भारत का, ठीक है, जमीन से, आपने देखी होगी वो रील। तो वो आप एग्जांपल लिख सकते हो दैट पीएम मोदी लिफ्ट्स द इंडियन फ्लैग फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। तो वो और भी कई सारे एग्जांपल्स है रोल मॉडल के, ठीक है। जैसे सौम्या पांडे है, हमारी आईएएस अफसर हैं, तो उन्होंने डिलीवरी के कुछ दिन बाद ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया था क्योंकि कोविड-19 चल रहा था, ठीक है, लोगों की सेवा करनी थी। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको आप यहाँ पे कोट कर सकते हो, जो कि आपको डूइंग बाई लीडरशिप है, वो मतलब सामने खड़े होकर जो लीडरशिप स्टाइल बताते हैं कि लीड बाई एग्जांपल। बहुत सारे एग्जांपल्स आप इसमें कोट कर सकते हो, ठीक है। फिर टाइम का भी रोल रहता है कि किसी टाइम पे हमारी सती जो है वो एथिकल मानी जाती थी लेकिन आज नहीं है, ठीक है। किसी टाइम पे जो है हमारा साइंस को जो है ऑब्जेक्टिव नहीं माना जाता था लेकिन आज माना जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी को एक प्रेफरेंस दी जाती है, तो टाइम की भी बात होती है। तो इन सब चीजों पे भी एथिक्स हमारी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हमने ये सब पढ़ लिया। मतलब जब क्वेश्चन आए कि एथिक्स हमारी किन किन चीज पे डिपेंडेंट है, तो इन चीजों पे एथिक्स हमारी डिपेंडेंट है। फिर आती है हमारी नॉर्मेटिव थ्योरीज, यूटिलिटेरियनिज्म, टेलियोलॉजिकल अप्रोच, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इगोइज्म। ये क्या होती है मैं ब्रीफ में बताऊंगा, सीधा एप्लीकेशन पे जाएंगे कि अप्लाई कैसे करना है इनको। आपने पढ़ी भी होंगी, नहीं पढ़ी होंगी तो बहुत हिंदी में एक एक लाइन में हम इसको पढ़ लेंगे और पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप पढ़ोगे तो इनके बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें हैं, हम डायरेक्टली एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि एक एक करके बहुत ईजिली हमारी ये चीज क्लियर हो जाए। देखो, जब ये थ्योरीज हमारी आई थी तो ये सबसे पहली जो थ्योरी आई थी हमारी वो आई थी जेरेमी बेंथम की, एथिकल थ्योरीज में। इन्होंने दी थी यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच। अब इसको जो जेरेमी बेंथम ने दी थी ना, यूटिलिटेरियनिज्म भी कई तरीके के होते हैं, इन्होंने दिया था एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म। अब ये बताऊंगा क्या होता है। अब जो एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म है, इसका इसके दो एस्पेक्ट हैं जो इन्होंने बताए। एक तो कॉन्सिक्वेंस को देखना है कि किसी भी एक्शन का अगर कॉन्सिक्वेंस अच्छा है तो वो एक्शन अच्छा है। दूसरी चीज इन्होंने बोली सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब हेडोनिज्म होना चाहिए कि कोई भी आदमी अगर काम करता है अपने भले के लिए करता है, हेडोनिज्म, ठीक है, हेडोनिज्म बोला इन्होंने। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, इस थ्योरी के कई सारे क्रिटिसिज्म है, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो जैसे अगर सिर्फ कॉन्सिक्वेंस देखेंगे, जैसे मैंने बताया था किसी भी एक्शन को देखने के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इंटेंशन, उसका एक्ट
और तीसरा कॉन्सिक्वेंस। तो इन्होंने ये बोला कि कॉन्सिक्वेंस ही इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन और एक्ट ना भी अच्छी हो तो भी चलेगा। मतलब अगर तुक्के से भी किसी का मतलब लोगों का भला हो जाता है तो वो सही चीज है, वो एक्शन अच्छा है। तो इसमें इन्होंने एक्ट पे फोकस नहीं दिया, इंटेंशन पे फोकस नहीं दिया, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है। मतलब अगर आप डैम बना रहे हो, ये कह रहे हैं यूटिलिटेरियनिज्म में, अगर आप डैम बना रहे हो और उसमें लार्ज स्केल जो है डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट्स का और जो वहां के ट्राइबल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो ये उसको सही मानेंगे। सही क्यों मानेंगे? क्योंकि जैसे जो नुकसान हो रहा है वो मान लो जो है 2-3 हजार लोगों का हो रहा है, लेकिन फायदा हो रहा है 2-3 लाख लोगों का फायदा हो रहा है, तो ज्यादातर लोगों का फायदा हो रहा है, इसलिए वो अच्छी चीज है। तो जो हमारी सरकार काम करती है वो यूटिलिटेरियनिज्म कंसेप्ट पे काम करती है। ठीक है, ये आपको मानने की चीज है यहाँ पे, तो जेरेमी बेंथम ने बताया था। तो इसके क्रिटिसिज्म बहुत सारे आ जाते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है इसमें? तो सबसे बड़ा तो क्रिटिसिज्म यही है कि इंडिविजुअल राइट्स को इन्होंने फोकस नहीं किया, वायलेट इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है, वायलेट कर देता है ये इंडिविजुअल राइट्स को। फिर अगर मॉब लिंचिंग हो रही है कहीं पे तो ये इसको जस्टिफाई ठहरा देगा। मॉब लिंचिंग का क्या मतलब है? अगर 99 लोग एक आदमी को मार रहे हैं तो उस आदमी का नुकसान हो रहा है लेकिन 99 लोगों का भला हो रहा है, तो इसको जस्टिफाई ठहरा दिया इस थ्योरी ने, तो ये गलत है। फिर अगर एक नाव है, ठीक है, वो समुद्र में टकरा गई और कहीं पे समुद्र के बीच में है, ठीक है, और कहीं पे वो जाने का उसका सोल्यूशन नहीं है और यहाँ 5 आदमी बैठे हैं, तो इन क्या 4 आदमियों को बचाने के लिए एक आदमी जान दे दे और ये जो 4 आदमी है इसको खा जाएं पकड़ के? खाना नहीं है क्योंकि बोट पे तो खाना नहीं है, तो क्या करेंगे? तो ये थ्योरी बोलती है कि खाने खा लेना चाहिए क्योंकि 4 लोगों का भला हो रहा है, एक आदमी का नुकसान हो रहा है, तो क्या हुआ? तो ट्रॉली प्रॉब्लम में भी ये कंसेप्ट आता है। ठीक है, कि या तो अपनी रफ्तार, एक जो ट्रॉली प्रॉब्लम आपको नहीं पता तो मैं एक ब्रीफ में बता देता हूँ। ठीक है, ये ट्रॉली है, इस ट्रॉली में लेट से 10 लोग हैं। अब ये ट्रॉली यहाँ जाएगी तो यहाँ खाई है, अब इस ड्राइवर को पता लग गया कि यहाँ खाई है, लेकिन अगर इस रास्ते पे ट्रॉली जाएगी तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोगों के घर बने हुए हैं या जो भी है, मतलब बहुत सारे लोग हैं इस पटरी पे। ठीक है, वो उसे पता है कि यहाँ पे जो है 100 लोग मर जाएंगे, तो क्या वो अपनी इन जो ट्रॉली में 10 लोग हैं उनकी जान बचाएगा गड्ढे में, मतलब खुद मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा और इन 10 लोगों को लेके, या फिर वो इन 100 लोगों की हत्या करेगा? और वो ट्रॉली चलेगी, ब्रेक फेल हो गए उसके, तो क्या करेगा वो? ये ट्रॉली प्रॉब्लम है। अब इसके हिसाब से ये कहता है कि आप यहाँ चले जाओ, मतलब जो 100 लोगों का भला होना चाहिए आप इस जगह चले जाओ, तो यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट के भी खिलाफ है। तो अगर सेल्फ इंटरेस्ट अगर इसने कर लिया, 10 लोगों की जान बचा ली, तो इन 100 लोगों का खतर मतलब खात्मा कर देगा। ठीक है, तो इनके इंडिविजुअल राइट्स का क्या रहा? तो ये ट्रॉली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती है, ये जो हमारी थ्योरी है। तो ये इसके नुकसान है। तो इस नुकसान की भरपाई करने के लिए हमारी थ्योरी आई रूल यूटिलिटेरियनिज्म। रूल यूटिलिटेरियनिज्म, ये थ्योरी किसने दी? ये दी जेएस मिल ने। अब जेएस मिल ने इस एबव थ्योरी को बोला कि हाँ ठीक है, ज्यादातर लोगों का भला होना चाहिए लेकिन नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए, मतलब कोलेटरल डैमेज को हमें मिनिमाइज करना चाहिए। कैसे मिनिमाइज करोगे? इन्होंने बोला कि इंडिविजुअल राइट्स को हमें सैंक्टिटी देनी पड़ेगी, कि मैक्सिमम बेनिफिट टू ऑल, यस, लेकिन इंडिविजुअल राइट्स को हमें तरजीह देनी पड़ेगी। मतलब अगर डैम भी बन रहा है और उसमें मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा है तो डैम बनाओ, ऑब्वियसली बनाओ, लेकिन जो ट्राइबल्स हैं उनके राइट्स को सिक्योर करो। मतलब जो उनका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो सेम, जो एनवायरमेंटल जो सिचुएशन है तो उसी टाइप के इलाके में उनका होना चाहिए, उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनको कंपेंसेशन, वो सब देना चाहिए। तो ये बताती है हमें जेएस मिल की थ्योरी कि इंडिविजुअल राइट्स को हमें प्रोटेक्ट करना है। दूसरी इसमें ये बताती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारी होनी चाहिए। एक इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। जैसे यूटिलिटेरियनिज्म में क्या है, अगर 10 लोग जो हैं गलत कर रहे हैं, एक हमारा जो बोल रहा है तो 10 लोग एक को मार देंगे सबका भला करने के लिए, लेकिन ये बोल रहा है इंडिविजुअल की जो स्पीच है वो मैटर करती है, हर आदमी का एक अपना वजूद है। ठीक है, तो ये जैसे जितने भी वुमन राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको ये आर्ग्यू करता है। रूल यूटिलिटेरियनिज्म जेएस मिल ने दी थी वुमन राइट्स का,
ये फर्स्ट ऐसा आदमी था जिसने वुमन राइट्स के बारे में बात करी थी वेस्टर्न थिंकर्स में, ठीक है, J.S. मिल। तो यहाँ पे इन्होंने और भी चीज बोली, फ्रीडम ऑफ स्पीच से प्लेस फॉर डिसेंट, कि जो डिसेंट है उसका कंसेप्ट भी ये लेके आया कि डिसेंट होना चाहिए किसी भी समाज में। लेकिन इसके भी क्रिटिसिज्म है कुछ। क्या क्रिटिसिज्म है इसके? ये वैसे तो बहुत अच्छी थ्योरी है, लेकिन इसका ये क्रिटिसिज्म है, ये एलिटिस्ट है। मतलब ये प्लेजर की तो बात करती है कि मैक्सिमम लोगों का भला होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लोगों का किस तरीके का भला होना चाहिए, तो ये डिस्टिंग्विश करती है दो तरीके के प्लेजर में। पहला प्लेजर तो हमारा ये होता है कि फिजिकल प्लेजर, दूसरा होता है हमारा ये हायर प्लेजर, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्लेजर की बात हो रही है। अब इंटेलेक्चुअल प्लेजर जो है वो तो कुछ लोगों के लिए है ना जो साधन संपन्न है, ज्यादातर लोग तो फिजिकल प्लेजर को वो करते हैं, तो ये फिजिकल प्लेजर को तरजीह नहीं देती है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है। लेकिन एक और क्रिटिसिज्म है कि जैसे वो बोला था इंटेंशन, एक्ट और कॉन्सिक्वेंस, तो ये भी कॉन्सिक्वेंस के बारे में ही बात कर रही है, एक्ट और इंटेंशन की यहाँ बात नहीं हो रही है, एक्ट और इंटेंशन की यहाँ बात नहीं हो रही है, ठीक है। फिर हमारी यूटिलिटेरियनिज्म के बाद हम पढ़ते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हमारा क्या होता है, ये दी थी हमारी थॉमस हॉब्स ने। थॉमस हॉब्स ने ये बोला कि अगर एक इंसान जो है, एक आदमी है, वो अगर जंगल में रहता है तो उसकी जिंदगी कितनी खराब है, मतलब वो किसी रूल वाले उसमें नहीं रह रहा है, प्योर लिबर्टी है, हर आदमी को अपनी लिबर्टी है, लिबर्टी टू मर्डर भी है, तो उसकी जिंदगी शॉर्ट रहेगी, पेनफुल रहेगी, ठीक है, सोलिटरी रहेगी, अकेला रहेगा वो, मतलब एक जंगल राज की तरह इसको मानते हैं, ब्रूटल रहेगी कि कोई भी किसी को भी मार देगा, ट्रस्ट नहीं है किसी दूसरे आदमी पे, ठीक है, जंगल का रूल तो यही कहता है कि ट्रस्ट नहीं है, जो जो ज्यादा पावरफुल है वो दूसरे को मारेगा। जैसे पहले होता था कि भाई एक राजा के पास ज्यादा पावर होगी तो वो दूसरी राज्य में चढ़ाई कर देता था, आज भी है कहीं ना कहीं, लेकिन एक रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, इसका ये मतलब है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है कि क्योंकि लाइफ इतनी खराब थी, इसलिए जितने भी लोग हैं 50 लोग मिलके उन्होंने एक दूसरे के कुछ राइट्स सेक्रीफाइस किए कि भाई हम एक दूसरे का मर्डर नहीं करेंगे, हम एक दूसरे की प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, और इन्होंने किया एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं स्टेट, जो आज की डेट में हम स्टेट देखते हैं, जैसे इंडिया है या फिर यूएस है, ये, ठीक है। तो ये थ्योरी ये बताती है कि क्योंकि हमारी स्टेट है तो इसका एक बहुत बड़ा रोल है कि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अब इससे बेनिफिट बहुत सारे हैं, बेनिफिट बहुत सारे हैं कि हमारी लिबर्टी तो छिन गई, थोड़ी सी लिबर्टी थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन इसमें वेलफेयर लोगों का सबसे ज्यादा हो रहा है, मतलब एक कलेक्टिव वेलफेयर है वो बढ़ रहा है। तो जब भी आप लिबर्टी वाला कोई भी ऐसे लिखो, लिबर्टी वर्सेस स्टेट का, लिबर्टी वर्सेस लॉ का, तो ये थ्योरी उसमें बहुत अच्छे से काम आती है आपकी, ठीक है। और कोई भी आप एग्जांपल लिखो कि क्या स्टेट का रोल जो है कितना होना चाहिए, तो आप इस थ्योरी को कोट करोगे कि स्टेट का रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्टेट नहीं रहेगी तो हमारा लॉ जो है चरमरा जाएगा प्रॉपरली, और लोग फिर एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इसने अगर स्टेट है उसके बाद भी दो कंडीशन दी है कि स्टेट है हमारी, सही बात है स्टेट है, लेकिन उसके बाद भी एक सेल्फ इंटरेस्ट हर आदमी को कुछ हद तक होना चाहिए, ऐसा नहीं है लिबर्टी पूरी खत्म कर दोगे, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेगा आदमी, ये भी पता होना चाहिए स्टेट को, और हर आदमी को जो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, तो ये थ्योरी ये बता रही है यहाँ पर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है। अब इसके बेनिफिट क्या है कि भाई फायदा हो रहा है, सफरिंग कम हो रही है, और जो है कुछ भी एक्शन की जो है पनिशमेंट नहीं रहेगी, गिल्ट नहीं रहेगी, तो ये सब इसमें है। इसके बाद हमारी बात आ जाती है अलग नेक्स्ट थ्योरी की, जो है ईगोइज्म। ये मैं क्रोनोलॉजिकल मैनर में चल रहा हूँ, कांट हमारे बाद में आए थे, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, तो जैसे जैसे हमारी थ्योरी डेवलप होती गई वैसे वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब ईगोइज्म हमारे दो तरीके के होते हैं, पहला है साइकोलॉजिकल ईगोइज्म,
दूसरा है हमारा एथिकल ईगोइज्म। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो क्या साइकोलॉजिकल ईगोइज्म जो है वो एथिकल नहीं है? देखो, साइकोलॉजिकल ईगोइज्म हमारा ये बोलता है कि कोई भी आदमी अल्ट्रुइस्टिक हो ही नहीं सकता। एक आदमी सेल्फ इंटरेस्ट में ही काम करेगा, मतलब अपने फायदे के लिए काम करेगा, प्योर हेडोनिस्टिक काम करेगा। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल ईगोइज्म की थ्योरी थी। फिर हमारी ये बोला कि यार हर आदमी अगर खुद के लिए ही काम करेगा तो ना तो स्टेट चलेगी, ना तो समाज चलेगा, और फिर तो किसी का भी राइट वायलेट हो जाएगा। तो इसको काउंटर करने के लिए एथिकल ईगोइज्म को साइकोलॉजिकल ईगोइज्म को काउंटर करने के लिए एथिकल ईगोइज्म की थ्योरीज आई। तो सबसे पहले तो इसने थॉमस हॉब्स ने बोला था इसके बारे में। हॉब्स ने क्या बोला कि अल्ट्रुइज्म होना चाहिए, अल्ट्रुइज्म इज गुड टू प्रोमोट सेल्फ इंटरेस्ट। क्योंकि देखो, जब हॉब्स की बात आई थी, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसने थ्योरी दी, तो इसने बोला कि यस सेल्फ इंटरेस्ट होता है लोगों का, लेकिन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी होना चाहिए। और अल्ट्रुइज्म आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि व्हाट यू गिव देन व्हाट यू रिसीव, व्हाट यू सो शैल यू रीप। दैट मीन्स कि अगर आप अल्ट्रुइज्म करते हो, सामने वाले का भला करते हो, तो तुम्हारा भी भला होगा। तो इसमें अल्ट्रुइज्म का कंसेप्ट, प्योर अल्ट्रुइज्म का कंसेप्ट नहीं था कि अल्ट्रुइज्म करना चाह रहे हैं हॉब्स, लेकिन वो अपने फायदे के लिए ही करना चाह रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे सेल्फ इंटरेस्ट ही है, लेकिन उसने अल्ट्रुइज्म को मना नहीं किया कि मत करो। फिर दूसरी इसमें थ्योरी थी एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ ने क्या बोला? एडम स्मिथ ने ये बोला कि सेल्फ इंटरेस्ट है तो फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड होना चाहिए। तो ये इकोनॉमिक थ्योरी थी एडम स्मिथ की। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ हमारा बिजनेस होना चाहिए, कि स्टेट को कोई रोल नहीं है इंटरफेयर करने के लिए, स्टेट का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी आज की डेट में बोलते हैं ना, स्टेट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस, कि स्टेट का काम नहीं है बिजनेस करना। और हमने देखा था आजादी के बाद से हमने इन थ्योरीज को अप्लाई नहीं किया था। तो हमारी क्या थ्योरी थी? सोशलिस्टिक टाइप की थ्योरी थी। सोशलिज्म पे था कि जो भी काम कर रही है वो स्टेट कर रही है, उससे कितना नुकसान हुआ। 1991 में बैंकरप्ट हो गए थे हम लगभग। तो इसलिए स्टेट ने अपने हाथ पैर खींचे पीछे। स्टेट ने क्या करा कि प्राइवेटाइजेशन शुरू किया। आज की डेट में भी प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप देखोगे कि ज्यादातर लोग जो है बोलते हैं कि प्राइवेट कर दिया, सब चीजें प्राइवेट कर दी, सरकारी नौकरी नहीं बची, फलना ढीक। लेकिन आप ये देखो कि उससे इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन हो रहा है। 1991 के बाद प्राइवेटाइजेशन ने ही इकोनॉमी को ग्रो किया है। आने वाले टाइम में भी प्राइवेट सेक्टर ही इकोनॉमी को ग्रो करेगा, सरकार के बस की बात नहीं है। क्योंकि जब सरकार बिजनेस करती है ना, तो सरकार की इंटेंशन नहीं है बिजनेस करने की, सरकार की इंटेंशन है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज करने की, रेगुलेशन करने की। तो एडम स्मिथ ने यही बोली थी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, और जो बिजनेस साइड है, जो इकोनॉमी है, वो पूरा मार्केट के हाथ में छोड़ दो, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कर दो। उसके भी नुकसान है, कीनेज्म आया था, उसने नुकसान बताए थे इसके भी, लेकिन वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो धीरे धीरे पढ़ेंगे हम। फिर इसमें तीसरी बोला था आयन रांड ने बोला, इसमें इसने एक रेडिकल व्यू दिया। ठीक है, हॉब्स ने बोला कि अल्ट्रुइज्म होना चाहिए, एडम स्मिथ ने बोला इकोनॉमिक साइड में जो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड होना चाहिए, फिर आयन रांड ने बोला कि जो अल्ट्रुइज्म को बिल्कुल ही नकार दिया, इन्होंने रेडिकल अप्रोच दी। इन्होंने बोला जो अल्ट्रुइज्म है ना, वो एक बैड चीज है। मतलब किसी ने ये ऊपर रिकॉग्नाइज नहीं किया था कि ये बैड है, अच्छी है, बोला था कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बोला ये बैड चीज है। उन्होंने बोला क्यों बैड चीज है? उसने बोला अगर आदमी कोई अल्ट्रुइज्म कर रहा है तो उसको गिल्ट होगी कहीं ना कहीं। गिल्ट होगी का क्या मतलब है? कि अगर आदमी अपना कुछ किसी और को दे रहा है तो उसको गिल्ट होगी कि मैंने अपना क्यों नुकसान कर दिया, कहीं ना कहीं उसके दिल में जलन हो रही है। ठीक है, तो इसने बोला कि अल्ट्रुइज्म करना एक सिनिसिज्म है, मतलब आप ख्याली पुलाव में जी रहे हो बेसिकली। और इसने ये बोला कि कोई भी आदमी कोई भी एक्शन करता है ना, तो उसका बेनिफिशियरी वो खुद होना चाहिए, किसी भी तरीके से हो, सेल्फ बेनिफिशियल होना चाहिए। ठीक है, तो आज की डेट में देखा भी जाता है कि जो भी पैसे वाला है वो अपना कितना भी पैसा उसके पास वो देने को तैयार नहीं है किसी को। ठीक है, चाहे सामने वाले को कितनी भी जरूरत है, चाहे सामने वाला कितनी भी मेहनत कर रहा है। ओवर वर्क है, एक करोड़पति बिजनेसमैन है, वो मिनिमम वेज देता है किसी भी एम्प्लॉय को। वो एम्प्लॉय जो है ओवर वर्क भी कराता है उससे, उसके पास पैसे हैं फिर भी नहीं देता है देने के लिए, तो ये गलत चीज है।
लेकिन इसके क्रिटिसिज्म है। फिर ऊपर वाली थ्योरीज क्या बोल रही है, इन तीनों थ्योरीज ने कहीं ना कहीं अल्ट्रुइज्म को बैड ठहराया है। थॉब्स ने बोला अल्ट्रुइज्म करो लेकिन अपने बेनिफिट के लिए करो, एथिकल इगोइज्म तो बोलता है खुद का बेनिफिट करो, एडम स्मिथ भी बोलता है खुद का बेनिफिट करो, आयन रैंड ने तो अल्ट्रुइज्म को बेकार ही बता दिया कि बिल्कुल ही बेकार है। तो भाई ऐसी कौन सी थ्योरीज है जिसमें हमारा अल्ट्रुइज्म जस्टिफाई हो सकता है फॉर द सेक ऑफ अल्ट्रुइज्म? जेनरोसिटी, रियल जेनरोसिटी हमारी होती है, रियल जेनरोसिटी इज ए वर्च्यू, वो होती है। तो कौन बोलेगा इसको? रिचर्ड डॉकिंस नाम के थिंकर हैं, उन्होंने सेल्फिश जीन नाम की एक पुस्तक लिखी है। इस सेल्फिश जीन नाम की पुस्तक में उन्होंने एक चीज बताई है कि एक इंसान है, उसको जानवर से क्या डिफरेंशिएट करता है, कि व्हाट डिफरेंशिएट ए ह्यूमन बीइंग फ्रॉम एन एनिमल इज अल्ट्रुइज्म। तो इन्होंने ये बोल दिया कि अल्ट्रुइज्म ही इंसानियत है। अगर आप अल्ट्रुइस्टिक नहीं हो तो आप इंसान नहीं हो, आप जानवर ही हो अभी भी। और ये कहीं ना कहीं सही बात है। अगर आप जानवरों के प्रति भी अल्ट्रुइस्टिक नहीं हो तो आप बेसिकली एक व्यभिचार कर रहे हो, है ना? कोई आदमी गरीब है, वो रो रहा है, फिर भी उसको तुम गालियां दे रहे हो, तो ये गलत है। आप नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि आपका ह्यूमन नेचर उसको अलाउ नहीं कर रहा है, आपकी कॉन्शियंस उसको अलाउ नहीं कर रही है। तो ये रिचर्ड डॉकिंस ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि व्हाट डिफरेंशिएट ह्यूमन फ्रॉम एन एनिमल बीइंग इज अल्ट्रुइज्म। तो जब भी इसके क्रिटिसिज्म की बात आएगी तो एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि आज की डेट में जो है हर आदमी भेड़ चाल में लगा हुआ है, अपने फायदे के लिए सोचता है, प्रॉफिटरिज्म चल रहा है, मेटेरियलिज्म चल रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, तो उसका क्या इलाज है? तो आप उसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। फिर अगर सब हर आदमी अपनी ही सोचने लग जाएगा तो एनवायरमेंट का क्या होगा? जैसे आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो, ट्रम्प विदड्रॉ अमेरिका फ्रॉम पेरिस डील, विदड्रॉ यूएसए फ्रॉम पेरिस डील। तो ये क्या है? ये प्रोटेक्शनिज्म है। अब प्रोटेक्शनिज्म किसका नुकसान कर रहा है भाई? एनवायरमेंट का नुकसान कर रहा है। तो ये जो थ्योरी है सेल्फ इंटरेस्ट वाली है, एनवायरमेंट के भी अगेंस्ट है, ठीक है? और एक और इसमें यह है कि एक्ट जो है वो अल्ट्रुइस्टिक भी हो सकता है साथ में, और सेल्फ इंटरेस्ट का भी हो सकता है साथ में, जैसे सीएसआर हो गया। सीएसआर में क्या है कि अल्ट्रुइज्म भी कर रही है कोई भी कंपनी और सेल्फ इंटरेस्ट भी कर रही है। सेल्फ इंटरेस्ट कैसे हो रहा है? उसका ट्रस्ट बढ़ रहा है मार्केट में, जैसे टाटा। क्या टाटा सेल्फ इंटरेस्ट पे काम नहीं कर रही है? कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, दुनिया भर का प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन उसका ट्रस्ट भी बढ़ रहा है। ट्रस्ट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो साथ में अल्ट्रुइज्म भी कर रही है, और जो अल्ट्रुइज्म का उसका आउटपुट है उससे उसी का फायदा हो रहा है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो दोनों चीज साथ में पॉसिबल है कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट भी करो और अल्ट्रुइज्म भी करो। तो ये इसका कंक्लूजन आप दे सकते हो इस क्वेश्चन का, ठीक है? फिर हमारी कितनी थ्योरीज हो गई? तीसरी हो गई, ठीक है। अब चौथी थ्योरी में क्या करेंगे हम? चौथी थ्योरी आती है हमारी लिबर्टेरियनिज्म। लिबर्टेरियनिज्म, अब ये क्या बवाल है? लिबर्टेरियनिज्म आपने देखा होगा कि यूएस में बहुत चलता है लिबर्टी लिबर्टी, लेकिन वो एक्चुअली लिबर्टेरियनिज्म नहीं है, वो मार्क्सिज्म इन द गाइज ऑफ लिबर्टेरियनिज्म है। तो आप अगर फॉलो नहीं करते तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ देता हूँ कि लिबर्टेरियनिज्म का ये मतलब है कि स्टेट जो है ना, सरकार, उसको बिल्कुल ही खत्म कर दो, मतलब उसको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का काम होना चाहिए, ठीक है? और एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, उसका काम होना चाहिए। ये नैनी स्टेट के कतई अगेंस्ट है, इट इज अगेंस्ट नैनी स्टेट, इसको लिबर्टेरियनिज्म बोलते हैं। वैसे ये लिबर्टेरियनिज्म है, लेकिन अमेरिका के कंटेक्स्ट में ये कंजर्वेटिज्म है। आप देखोगे जो ट्रंप की पार्टी है, ठीक है, रिपब्लिकन जो है, वो एक कंजर्वेटिव पार्टी है, लेकिन वो कहती है कि हम टैक्स रिलीफ देंगे। इंडिया के कंटेक्स्ट में जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, उसको लोग कहते हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी है, लेकिन एक्चुअली वो पार्टी लिबर्टेरियनिज्म है इन द इकोनॉमिक कंटेक्स्ट। बीजेपी कहती है वी हैव नो बिजनेस टू डू बिजनेस, हम सब चीज प्राइवेट कर देंगे। सब चीज नहीं, मतलब जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है उनको प्राइवेट कर देंगे। तो वो लिबर्टेरियनिज्म फॉलो करती है, लिबर्टी को फॉलो करती है, वो इंडिविजुअल लिबर्टी को फॉलो करती है। जो फार्म लॉज आए थे,
वो फार्मर की लिबर्टी के लिए थे, लेकिन फार्मर जो है लिबर्टी पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि उनके सर पे स्टेट बैठी रहे। ठीक है, तो वो बेसिकली फार्मर नहीं चाहते, जो मिडल मैन है वो चाहते हैं, जो आड़ती है वो चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक माहौल ऐसा बना कि फार्मर के अगेंस्ट है वो बिल, बल्कि एक्चुअलिटी में वो फार्मर के भले के लिए बिल थे, वो फार्मर की जो फ्रीडम थी उसको बढ़ा ही रहे थे, नुकसान नहीं कर रहे थे फार्मर का। लेकिन बस फार्मर्स को ये डर था कि अगर सरकार ने हमें छोड़ दिया तो प्राइवेट हमें चूस लेगा, हो सकता था। तो सरकार ने ये बोला था कि प्राइवेट को हम चूसने नहीं देंगे, आपको हम रेगुलेट करेंगे, लेकिन हम आपके माई बाप नहीं बन सकते, और सरकार को माई बाप बनना भी नहीं चाहिए। सरकार जब माई बाप बनती है तो उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। नुकसान क्या है माई बाप बनने के सरकार के? सरकार फिर उंगली करती है हर जगह कि भाई आप उसको नहीं बेच सकते अपना सामान, आप उसको नहीं बेच सकते, आप यहाँ ट्रेड नहीं कर सकते, आप वहां ट्रेड नहीं कर सकते, आपको जो है मंडी में ही बेचना पड़ेगा। तो सरकार फिर अपने कायदे कानून लगाएगी, और कायदे कानून लगाएंगे तो जो फ्रीडम ऑफ बिजनेस है, जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, उसको हम मतलब नुकसान होता है। तो लिबर्टेरियनिज्म ये बोलते थे कि सरकार का रोल बहुत लिमिटेड होना चाहिए, सिर्फ इन दो चीज के लिए, लॉ एंड ऑर्डर और एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बाकी सारी फ्रीडम होनी चाहिए। कि स्टेट इज नॉट योर मदर, स्टेट इज नॉट योर मदर, जो नैनी स्टेट का कंसेप्ट है उसके अगेंस्ट है। अब यहाँ स्टेट की जो बात हो रही है वो सरकार की बात हो रही है, सरकार की, स्टेट इज नॉट योर मदर। लेकिन इसके नुकसान भी बहुत हैं, जैसे फार्मर जो किसान थे उन्होंने नुकसान भी गिनाए थे इसके। ठीक है, नुकसान क्या है? अगर इसमें इकोनॉमिक सेंस में लिया जाए तो एक कीनिज्म हमारी इकोनॉमिक्स है, तो उन्होंने बोला था कि फ्री हैंड ऑफ द मार्केट विल स्ट्रैंगुलेट द पुअर, इफ द मार्केट इज गिवन फ्री हैंड इट विल लीड टू इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटीज एंड इनकम, इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। कि अगर सबको फ्रीडम दे दी, छुट्टा फ्रीडम दे दी, स्टेट का रोल नहीं है, तो जो अमीर है वो अमीर होता जाएगा, जो गरीब है वो गरीब होता जाएगा, ये नुकसान है इसका। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट में कांग्रेस का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या रहता है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि सरकार को ज्यादा मतलब नहीं है, समाज अपने आप चलेगा, सरकार जो है बस रेगुलेट करेगी। ठीक है, अब सरकार जो गरीब हो रही है उसके लिए अलग बेनिफिट्स दे रही है, बेनिफिट्स देगी सरकार, वो बेनिफिट दे रही है, लेकिन सरकार मार्केट को नहीं बोलेगी। मतलब जो मोदी साहब हैं वो अडानी अंबानी को नहीं बोलेंगे कि अपनी इनकम का इतना निकाल के गरीब को दे दो, वो नहीं बोलेंगे। वो क्या करेंगे, सरकार के पास जो भी टैक्स का पैसा आ रहा है उसको गरीबों में बांट देंगे, बांट भी रहे हैं, बहुत अच्छे से बांट रहे हैं, लेकिन अडानी अंबानी को नहीं बोलेंगे कि आप जो है गरीबों को में बांटो। फिर हमारे राहुल गांधी भाई साहब हैं, वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं अडानी अंबानी का पैसा लूट के गरीबों में बांट दो। तो सरकार लूट का मतलब किस तरीके से? सरकार टैक्स बोलेगी, टैक्स मांगेगी, जो सैम पित्रोदा साहब ने बोला था इनहेरिटेंस टैक्स, उसका क्या मतलब है? मंगलसूत्र का एग्जांपल दिया था पीएम मोदी ने, तो उसका क्या मतलब है? उसका यह मतलब है कि एक का पैसा छीन के दूसरे को दे दो, इसका पैसा छीन के इसको दे दो, तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हम ये कर सकते हैं कि टैक्स का थोड़ा बढ़ा सकते हैं, एक सुपर रिच टैक्स नाम की चीज ला सकते हैं। पहले चलता था ये वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स वो अब खत्म हो गया। एक वेल्थ टैक्स टाइप का कंसेप्ट कर सकते हैं, एक मिडिल ग्राउंड हमें चाहिए। ठीक है, लेकिन इस लिबर्टेरियनिज्म थ्योरी का तो एक क्रिटिसिज्म बनता है कि इनइक्वालिटी है। अब लिबर्टेरियनिज्म ये कहता है कि सरकार का कोई रोल नहीं है, तो सोशल एस्पेक्ट में देखो कितने ज्यादा नुकसान है इसके। सोशल एस्पेक्ट में अगर प्रोस्टिट्यूशन की बात करी जाए तो सरकार कहती है कि हमें मतलब नहीं है, तुम्हें जो करना है करो। और लिबर्टेरियनिज्म सोशल एस्पेक्ट में भी ये काम करती है, और सोशली कंजर्वेटिव, जैसे बीजेपी है, जैसे इकोनॉमिक सेंस में तो वो लिबर्टी अपनाती है, लेकिन सोशल सेंस में वो क्या है, कंजर्वेटिव है, सोशल सेंस में कंजर्वेटिव है। तो प्रोस्टिट्यूशन को कभी लागू नहीं करेगी बीजेपी। लेकिन लिबर्टेरियनिज्म थ्योरी क्या कहती है कि प्रोस्टिट्यूशन भी लीगल है। क्यों? क्योंकि हर आदमी को अपने शरीर का अधिकार है, हमारे कोर्ट्स ने भी बोला है कि हर आदमी को अपने इंडिविजुअल का अधिकार है। गे राइट्स हो गया, सेक्स चेंज सर्जरीज हो गया,
कि सरकार का रोल नहीं है मैं अपना सेक्स चेंज कराऊं तो कराऊं, सरकार का कोई रोल नहीं है। न्यूडिज्म हो गया, न्यूडिज्म मतलब मैं नंगा रहना चाहता हूं, मैं नंगा रहूंगा, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई जैन बाबा नंगे, भाई उनकी फिलोसॉफी बिल्कुल अलग है, उनकी इंटेंशन अलग है, उनका एक्ट अलग है, उनकी कॉन्सिक्वेंस अलग है। एक आदमी जो है पब्लिक न्यूसेंस करने के लिए न्यूड हो रहा है, जैसे मेट्रो में जो एग्जांपल्स थे, वो एक अलग चीज है, कतई अलग चीज है, ठीक है। जैनी बाबा आपको कभी पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करते नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर डिग्निटी ऑफ वुमन की बात आ जाती है यहाँ पे, डिग्निटी ऑफ वुमन की बात आ जाती है, ठीक है। जैसे यूएसए में सोशल लिबरलिज्म है, इंडिया में क्या है सोशल कंजर्वेटिज्म है, यूएसए में सोशल लिबरलिज्म है, तो मतलब वहां नॉर्मल है किसिंग, पब्लिक किसिंग इज नॉर्मल, इंडिया में नहीं है नॉर्मल। फिर यूथेनेशिया का कंसेप्ट आ जाता है, यूथेनेशिया में भी हर आदमी को अपने शरीर का अधिकार है, सुसाइड इज एथिकल माना जाएगा। फिर तो अगर लिबरलिज्म की बात आ जाएगी तो सुसाइड एथिकल माना जाएगा कि भाई मेरा शरीर मैं मरूं, लिबर्टेरियनिज्म कह रहा है मेरा शरीर मैं मरूं, मैं अपने कुछ भी करूं, ठीक है। फिर सरोगेसी इज लीगल, मतलब एथिकल अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म, तो ये भी एक गलत चीज है कि मेरा शरीर है, जैसे वुमन कोई बोले मेरा शरीर है, मैं जो है किसी और का बच्चा जनूं या फिर अपना करूं, मैं मेरी मर्जी, मतलब शरीर अपना है। फिर एबॉर्शन इज एथिकल, एबॉर्शन एथिकल माना जाएगा, वो भी गलत है कि भाई आप 8वें महीने में 9वें महीने में अगर एबॉर्शन हो रहा है तो वो बच्चा पूरा पनप गया है, वो एक लाइफ है खुद में, आप उसको एबॉर्शन कैसे कर सकते हो। आप नहीं उसको पाल सकते कोई बात नहीं, आप किसी और को दे दो पालने के लिए, स्टेट पाल लेगी, सरकार पाल लेगी, ऑर्फनेजेस हैं, ठीक है, चाइल्ड वेलफेयर होम्स हैं, लेकिन उसका एबॉर्शन का अधिकार नहीं दे सकते। लेकिन ये लिबर्टेरियनिज्म क्या बोलता है, एबॉर्शन कर सकते हो, किसी भी स्टेज में कर सकते हो, कि अपना खुद का अधिकार है। फिर ऐसे तो ऑर्गन सेल भी एथिकल हो जाएगा कि भाई मेरी किडनी, मेरी 2 किडनी है, मैं एक किडनी बेच दूं अपनी किसी को भी, तो इमरजेंसी केसेस में नहीं, लेकिन मैं पैसे के लिए बेच दूं, आईफोन के लिए बेच दूं, तो ये क्या है। अब सामाजिक सेंस में तो अनएथिकल है, लेकिन लिबर्टेरियनिज्म बोलता है एथिकल है। तो ये बहुत सारे मिसकंसेप्शन, क्रिटिसिज्म है इसके, लिबर्टेरियनिज्म के। तो इन सब की जो फाइनल एक थ्योरी आई, वो आई डियोंटोलॉजिकल थ्योरी, कांट ने दी थी, इमैनुअल कांट ने। इसने बहुत सारी जो भसड़ चल रही थी वो क्लियर की, इमैनुअल कांट ने, डियोंटोलॉजी। इसने, कांट ने क्या बोला, जैसे इंटेंशन, एक्ट और कॉन्सिक्वेंस, इसने कॉन्सिक्वेंस पे भरोसा नहीं दिया, इसने बोला इंटेंशन और एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन और एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब गांधी जी ने भी इसको फॉलो किया था कि भाई कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो आपको ट्रुथफुल रहना है। और फिर ये भरोसा जताते हैं कि अगर ये इंटेंशन और एक्ट हमारे अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में कॉन्सिक्वेंस हमारा अच्छा ही रहेगा, कॉन्सिक्वेंस हमारा अच्छा ही रहेगा, ये बताते हैं कांट वाले। तो इसमें क्या, कैसे बताया कि भाई इंटेंशन और एक्ट हमारा कैसे अच्छा हो सकता है, कि मतलब ड्यूटी होनी क्या चाहिए, चलो बात कह रहे हो कि ड्यूटी करो अपनी, तो ड्यूटी होनी क्या चाहिए, कोई आदमी कैसे डिसाइड करेगा कि ये ड्यूटी सही है, कि ये एक्ट सही है या ये इंटेंशन सही है, ये कैसे पता करोगे आप। तो उसके लिए कांट ने 3 अपने लॉजिक दिए, कि 3 क्राइटेरिया दिए, उन क्राइटेरिया को आप फुलफिल करोगे तो आप पता लगा सकते हो कि आपकी इंटेंशन सही है या आपके एक्ट सही है। वो 3 क्राइटेरिया क्या है, उनको बोलते हैं कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है वो आइडिया। जैसे पहला कैटेगोरिकल इंपेरेटिव क्या है, यूनिवर्सलाइज योर मैक्सिम। अब इसमें क्या है यूनिवर्सलाइज ऑफ मैक्सिम में, इसने ये बोला है कि कोई भी एक्ट है जो भी आप करना चाह रहे हो, अब ये जानो कि वो जो एक्ट है वो दुनिया में अगर हर आदमी करे तो उसका क्या परिणाम रहेगा, मतलब कॉन्सिक्वेंस देखो, लेकिन अपने इंडिविजुअल एक्शन का मत देखो, कलेक्टिव एक्शन का आप कॉन्सिक्वेंस देखो। मतलब अगर आप जो है नॉनवेज खा रहे हो, तो आप ये देखो अगर हर आदमी दुनिया में नॉनवेज ही खाने लग जाएगा तो इस सृष्टि का क्या होगा,
क्या ये सृष्टि चलेगी जितना चल सकती है? अगर एक आदमी मर्डर करे तो हर आदमी मर्डर करे तो कैसे चलेगा? गांधी जी ने बोला था कि आई फॉर एन आई विल लीव द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अगर एक आदमी ने आंख फोड़ी, फिर दुनिया में अगर हर आदमी एक दूसरे की आंख फोड़ने लग जाए तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो ये क्या मतलब है कि उसको यूनिवर्सलाइज कर दिया मैक्सिमम को। तो मर्डर इज अनएथिकल। अगर लाइंग का एग्जांपल दिया जाए, जैसे लिबर्टेरियनिज्म क्या बोलेगा, हर आदमी को भाई सेल्फ इंटरेस्ट का है, तो वो तो लाइंग को भी जस्टिफाई ठहराएंगे। तो ये गलत हो गया इसके हिसाब से, यूनिवर्सलाइज और मैक्सिम के हिसाब से। फिर प्रोस्टिट्यूशन हो गया। अगर हर आदमी प्रोस्टिट्यूट बन जाए या लेडी प्रोस्टिट्यूट बन जाए तो फिर दुनिया कहाँ जाएगी? फिर एडल्ट्री हो जाएगी, फिर भरोसा ही उठ जाएगा, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा अगर मैक्सिमाइज कर दिया जाए। तो ये भी गलत हो गया, प्रोस्टिट्यूशन भी गलत हो गया। ठीक है, फिर सुसाइड गलत हो गया। जो लिबर्टेरियनिज्म में एथिकल ठहराई थी बहुत सारी चीजें, लिबर्टेरियनिज्म एक अच्छी थ्योरी है, हर आदमी को फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं। उसमें ये देखना पड़ेगा यूनिवर्सलाइज करना है कि नहीं करना है। सुसाइड अगर हर आदमी करने लगे तो वो भी गलत हो गया। एडल्ट्री गलत हो गया इस हिसाब से। ठीक है, फिर ऑर्गन सेल जो भी ऊपर हमने देखे थे वो सारे गलत हो गए। तो ये थ्योरी लॉजिकल लग रही है कि नहीं? और लॉजिकल है भी। जैसे लव दाई नेबर क्रिश्चियनिटी का कंसेप्ट है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हर आदमी अगर नफरत करने लगेगा अपने नेबर से तो दुनिया चलेगी ही नहीं। दूसरा इसका कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है कि ट्रीट पर्सन एज एंड एंड नॉट मीन्स। ट्रीट पर्सन एज एंड नॉट मीन्स, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कोई भी आदमी है ना, वो क्योंकि वो इंसान है इसीलिए उसको हमें बचाना है। उसकी इंटेंशन जो है ना वो इंसान को बचाने की होनी चाहिए। इंसान को हमें एक तरीके से यूज नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि हाईजैकिंग आपने देखी होगी, हाईजैकिंग कि हाईजैक कर लिया, टेररिस्ट को रिलीज करने के लिए इनोसेंट लोगों का जो प्लेन हाईजैक कर लिया। तो वो एक जो हाईजैक कर रहा है वो गलत क्यों है? वो गलत इसलिए है क्योंकि वो एज ए मीन्स यूज कर रहा है आदमी को। टेररिज्म गलत हो गया यहाँ से कि यू आर किलिंग पीपल फॉर सम अदर मीन्स, मतलब आप ह्यूमन को ही मार दे रहे हो अपने मीन्स को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे फोर्स्ड लेबर जो है वो गलत हो जाती है। ठीक है, सुसाइड भी यहाँ से गलत हो जाता है। सुसाइड क्यों गलत हो जाता है? कि आप एक किसी इंसान, खुद ही अपनी जान अगर ले रहे हो तो किसी इंसान की जान ले रहे हो, मतलब एक इंसान को मीन्स की तरह यूज कर रहे हो अपनी सफरिंग को एंड करने के लिए, मतलब अपनी दिमाग की सफरिंग को एंड करने के लिए आप अपने एक ह्यूमन बीइंग को, शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हो। फिर इसका तीसरा कैटेगोरिकल इंपेरेटिव क्या है कि तीसरा किस तरीके से जज? रैशनैलिटी, मतलब एप्लीकेशन ऑफ माइंड। ये सुप्रीम कोर्ट भी यूज करता है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड। कि आप किसी भी डिसीजन को ना इंट्यूशन में मत लो, उसकी रीजनिंग करो। रीज मतलब रीजनिंग करो उसकी, मतलब कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस हमारे पास होने चाहिए कि किसी भी एक्शन को सही ठहराने के लिए, गलत ठहराने के लिए। और रैशनैलिटी का क्या मतलब है? फिर फ्रीडम भी आ जाता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस मतलब सिचुएशन पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कोई भी एक्ट है, वो आपका कंप्लीट फ्रीडम माइंड की होनी चाहिए उसमें। कि जैसे अगर मैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करूं, अंडर एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करी जाए तो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आदमी जो है उसका पोटेंशियल है 1 लाख रुपए महीने कमाने का, अगर उसको कोई 50,000 रुपए महीने दे रहा है, ठीक है, या फिर वो 50,000 रुपए महीने की नौकरी उसको करनी पड़ रही है, तो अनएथिकल है। क्यों अनएथिकल है? क्योंकि उसमें उसकी फ्रीडम नहीं है, अपने जितना भी काम है उसका पैसा लेने के लिए उसको सिचुएशन पे डिपेंड रहना पड़ रहा है।
और सिचुएशन क्या है कि उससे ज्यादा पैसा कोई दे ही नहीं रहा है, या फिर वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसका जो मालिक है। मतलब मजबूरी में कोई काम मत करो, रीजन से काम करो। तो ये जो है ये बताता है कांट। फिर इसका मतलब क्या हो गया, इसका अगर कोई थीफ है, वो मेडिसिन चुरा रहा है अपनी बूढ़ी माँ के इलाज के लिए, तो इसको भी ये गलत मानेगा, क्योंकि एक तो एक्ट गलत हो गया, दूसरा इसको क्या गलत मानेगा, उसका फ्रीडम ऑफ माइंड नहीं है, क्योंकि वो किसी सिचुएशन में काम कर रहा है। अगर वो सिचुएशन नहीं होती, उसकी माँ बीमार नहीं होती, तो वो चोरी नहीं करता, तो इसको फिर भी अनएथिकल मानेगा ये। तो यहाँ पे इसका क्रिटिसिज्म भी आता है। अब इसके क्रिटिसिज्म पे ही बात कर लेते हैं। कांट का क्रिटिसिज्म क्या है कि वॉर गलत है, स्टेट गलत है, ठीक है, फिर डेथ पेनल्टी जो दी जाती है वो गलत है, सब गलत है। मतलब हर आदमी अपना दिमाग चलाने लग जाएगा, तो फिर स्टेट का क्या रोल है फिर? स्टेट क्यों है, लॉ क्यों है? ये तो कहता है लॉ की जरूरत ही नहीं है, लॉ भी नहीं चाहिए इसको। तो अगर ये चीज खत्म हो जाएंगी तो फिर भी गलत है कि वॉर तो हमें चाहिए, कहीं ना कहीं जस्ट वॉर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो एक इविल फोर्स है, अगर वो उससे लड़ाई नहीं करी जाएगी, इफ वी आर टॉलरेंट टूवर्ड्स इनटॉलरेंट, देन इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। भाई टेररिज्म हो रहा है, अगर हम टेररिज्म के प्रति टॉलरेंट हो जाएं, तो वो लॉन्ग टर्म में भी गलत है, वो एक्ट भी गलत है। जैसे कि अगर हमारा जो कांधार हाईजैकिंग हुई थी, उसमें हमने मसूद अजहर को छोड़ दिया, मसूद अजहर को छोड़ दिया था ना हमने, तो उसका कितना लॉन्ग टर्म नुकसान हुआ? जरूरत था, जरूरत थी उसकी, मतलब नहीं छोड़ना था चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसराइल पैलेस्टाइन की इशू चल रहा है इसराइल पैलेस्टाइन का इशू, लेकिन इसराइल ने ये नहीं बोला कि भाई हमारे, मतलब नेगोशिएट नहीं किया हमास से, नेगोशिएट नहीं किया उसने। अब सही है गलत है वो आप बताओ, लेकिन नेगोशिएट नहीं किया उसने। तो ये भी एक थ्योरी है, सबको कहते हैं नेगोशिएट कर लेना चाहिए था, लेकिन इफ यू आर टॉलरेंट टुवर्ड्स एन इंटॉलरेंट, दैट इज ऑल्सो ए बिग इशू। कोई इंटॉलरेंट पर्सन है, वो तुम पे अटैक किए जा रहा है, कब तक टॉलरेंट बैठे रहोगे आप? ठीक है, और ये दोनों साइड से भी है, पैलेस्टाइन वाले भी यही सेम चीज बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही गांधी जी का चल रहा है, आई फॉर एन आई विल लीव द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, तो ब्लाइंड हो रहा है वर्ल्ड। अब ये फ्री स्पीच को वो करते हैं कि जैसे फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस बोला ना, फ्री स्पीच, अब फ्री स्पीच माइट लीड टू हेट स्पीच, यू डोंट नो। फ्री स्पीच माइट बी द हेट स्पीच, लेकिन ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस होनी चाहिए, जो मन कर रहा है वो बोलो, तो वो हेट स्पीच में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है। तो इसका फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है थ्रेशहोल्ड डिओंटोलॉजी, थ्रेशहोल्ड डिओंटोलॉजी। अब इसका मैं कंसेप्ट बताता हूँ क्या है। जैसे ड्यूटी का मतलब है, अब एक ड्यूटी का ये मतलब है कि जो, मतलब एक मान लो लॉयर है और वो टेररिस्ट को डिफेंड कर रहा है। अब टेररिस्ट इसको लॉयर को बताता है, क्योंकि इनमें कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट होता है कि भाई जो टेररिस्ट लॉयर को बोलेगा, वो लॉयर का काम है इसको डिफेंड करना, ये बाहर नहीं बताएगा लॉयर कुछ भी। लेकिन अगर टेररिस्ट ने बता दिया कि इसने बॉम्ब प्लांट कर रखा है हवाई अड्डे पे या रेलवे स्टेशन पे, तो लॉयर क्या करेगा? एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, अगर वो सिर्फ अपनी ड्यूटी करे, तो वो उस बॉम्ब के बारे में पुलिस को नहीं बताएगा, बताना भी नहीं चाहिए अगर ड्यूटी है सिर्फ। लेकिन उससे लार्ज स्केल नुकसान कितना होगा, कितने सारे लोग मरेंगे, तो कॉन्सिक्वेंस इज बैड। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है थ्योरी का, कांट की थ्योरी का, कि कॉन्सिक्वेंस को मैटर ही नहीं कर रहा है, कॉन्सिक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसका मतलब है थ्रेशोल्ड डिओंटोलॉजी, कि इन केसेस ऑफ इमरजेंसी इट कैन बी वायलेटेड, इमरजेंसी के केसेस में इट कैन बी वायलेटेड।
क्या समझे कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, और वो सारी थ्योरीज के लिए देखो, हर थ्योरीज में ना हमें एक अच्छी अच्छी बात देखने को मिलेंगी, हम इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। मतलब मैं बताऊंगा कि कोई भी एक्शन एथिकल है तो सारी थ्योरीज को अप्लाई कैसे करेंगे। मैं अभी आपको इन थ्योरीज के बारे में बता रहा हूँ विद एग्जांपल्स कि ये थ्योरी कैसे अप्लाई होती है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, और जो समाज के इश्यूज हैं उनको इन थ्योरी के लेंसेज से कैसे सोचना है। ठीक है, फिर आती है हमारी एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म में क्या बोला इन्होंने, ये दी थी हमारी जॉन बॉल सात्रे ने, आपने नाम सुना होगा इनका, सोशियोलॉजी वालों ने, और एल्बर्ट कामुस, दो लोगों ने दी थी ये थ्योरी एग्जिस्टेंशियलिज्म। इन्होंने ये बोला कि कोई भी आदमी जब पैदा होता है ना, उसकी कोई भी कॉन्शियस नहीं रहती है, मतलब कुछ लेके पैदा नहीं होता। वो लोग कहते हैं कि आदमी कैरेक्टर लेके पैदा होता है, लीडरशिप लेके पैदा होता है, या फिर उसके पैदा होने में ही कुछ जो है दिव्य कीर्तिमान है, तो उन्होंने उसको डिनाई किया। इसने ये बोला कि कोई समाज नहीं होता, कोई पेरेंट्स का रोल नहीं होता, कोई स्कूल का रोल नहीं होता, कोई एजुकेशन का रोल नहीं होता, कोई कैरेक्टर का डेवलपमेंट नहीं होता। हर आदमी अपनी डेस्टिनी खुद बनाता है। देर इज ए एवरी पर्सन मेक्स हिज ओन डेस्टिनी। तो ये आपने बहुत सारे जो लीडर्स होंगे या फिर जो टीचर्स होंगे उनके बारे में वो बताते हैं आपको कि हर आदमी अपने जो भविष्य खुद बनाता है। आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि हम बेशक पैदा गरीब हुए, हमारी गलती नहीं है, लेकिन अगर हम मर गरीब रहे हैं ना तो ये हमारी गलती है। इसका क्या मतलब हुआ? या फिर हम जो है पैदा हुए वो हमारे हाथों में नहीं था, लेकिन हम कितना समाज में इम्पैक्ट करके जाएंगे या फिर कितना समाज में फायदा या नुकसान करके जाएंगे वो हमारे हाथों में है। ये थ्योरी कहती है एग्जिस्टेंशियलिज्म कि एवरी पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शन। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी बताती है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होनी चाहिए, कि हर आदमी खुद के लिए जिम्मेदार है, वो किसी और को जिम्मेदारी नहीं करा सकता। तो शेडिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज अनएथिकल, इज अनएथिकल। अब कई लोगों का, जैसे मैंने वीडियोस बनाई थी, कई लोग कह रहे थे कि भाई आप तो डिमोटिवेट करते हो, कह रहे हो तैयारी छोड़ने के लिए, 3 साल प्रीलिम्स नहीं निकला तो क्या, लोग 6 अटेम्प्ट में निकालते हैं। भाई आप फिर दुनिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हो ना, वो 6 अटेम्प्ट में निकाल रहा है प्रीलिम्स, ठीक है, तो आप क्यों अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी शेड कर रहे हो ना, अपने अंदर झांक के नहीं देख रहे कि मेरी कुछ ना कुछ कमी रही है। तो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, आप शेडिंग कर रहे हो रेस्पॉन्सिबिलिटी को कि ये मेरा काम नहीं है प्रीलिम्स निकालना, ये भगवान की जिम्मेदारी है कि मेरे को दिमाग दे प्रीलिम्स निकालने के लिए, ये भगवान की जिम्मेदारी है कि मेरे को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे ताकि मैं प्रीलिम्स निकाल लूं, और ये मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी है कि मेरे को जो है सारे साधन संपन्न कराए। ये दुनिया की जिम्मेदारी है मेरा भला करना। ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट के अगेंस्ट बोलती है थ्योरी एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये थ्योरी बोलती है कि हर आदमी को अपने एक्शंस का खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और जो उसके हाथों में भी नहीं है, अनकंट्रोलेबल है, उसके लिए भी उसको ही फाइट मारनी है, कोई और आके नहीं करेगा उसके लिए। ठीक है, और ये एग्जिस्टेंशियलिज्म का क्या मतलब है, अगर आदमी खुद जिम्मेदारी ले रहा है तो ये थ्योरी साथ में क्या बोल रही है कि समाज की जिम्मेदारी नहीं है। दैट इज एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी इन सोसाइटी। जैसे कहते हैं यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल, तो एब्सर्ड है, मतलब सोसाइटी एब्सर्ड है। या फिर आपका भला नहीं हो रहा है, आपकी अच्छे से शादी नहीं हो रही है, आपको अच्छे से नौकरी नहीं मिल रही है, तो एब्सर्डिटी है सोसाइटी की। तो ये एक्सेप्ट करता है इस चीज को कि सोसाइटी एब्सर्ड है, यस है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ये थ्योरी ये बताती है, एग्जिस्टेंशियलिज्म की थ्योरी, आप क्या कर रहे हो। तो इससे लेसन मिलते हैं कुछ थ्योरी से कि वी शुड टेक आवर ओन चार्ज। बहुत ही अच्छी थ्योरी है ये, वी शुड टेक आवर, और ये काफी फेमस भी हुई थी इसलिए, वी शुड टेक आवर ओन चार्ज, वी शुड टेक आवर ओन चार्ज। और दूसरा क्या कहती है कि लेकिन
ये और जो हमारी कॉन्शियस है ना, वो भी हमें कोई नहीं देता, हमें खुद ही डेवलप करनी है। दैट इज वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्व्स, मतलब सेल्फ लर्निंग को ये प्रमोट करती है। और ये जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, फ्रीडम को प्रमोट करती है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है उसको नेगेट करती है, कि जैसे पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, तो पेरेंट्स की अगर सही बात है तो मान, नहीं नहीं सही बात है तो क्यों माननी है? जस्ट बिकॉज दे आर पेरेंट्स तो उनकी बात, हर बात मान ली जाए? ठीक है। या फिर समाज में अंकल ने कुछ कह दिया, या फिर मतलब दूसरे से पर्टर्ब नहीं होना है, अपने बारे में सोचना है और अपना जो दिमाग कहता है वो करना है। मतलब जिद्दी पने को ये फ्रीडम कहती है थ्योरी बेसिकली। कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है, इसके भी क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म क्या है? कि भाई समाज का रोल, फैमिली का रोल आप कैसे दरकिनार कर सकते हो? रिलीजन का रोल कैसे दरकिनार कर सकते हो? दरकिनार नहीं कर सकते। अब आप बताओ कि मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ, इसलिए मैं वेजिटेरियन हूं, और मैं भगवान की दुआ भी करता हूँ कि भाई ये बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ। अगर मान लो मेरा किसी और परिवार में जन्म होता, या फिर किसी और कल्चर में होता, मैं यूएस में पैदा होता, यूरोप में पैदा होता, तो मैं भयंकर नॉनवेज होता। तो उसमें क्या मेरी गलती थी? नहीं थी। तो समाज का रोल आप कैसे दरकिनार कर सकते हो? समाज का रोल आप दरकिनार कर ही नहीं सकते। और ये थ्योरी कहती है कि समाज का कोई रोल नहीं है, तुम्हारी कॉन्शियंस है। अब कॉन्शियंस है, सही बात है कि जैसे वीगनिज्म का कंसेप्ट चल रहा है, अब उसमें ये एग्जिस्टेंशियल थ्योरी आ रही है कि हर आदमी सोच रहा है कि जो मेरे एक्शंस हैं उससे समाज पे, या फिर एनवायरनमेंट पे, या फिर किसी और मतलब बीइंग के राइट पे क्या अंतर पड़ रहा है, गलत अंतर पड़ रहा है या सही अंतर पड़ रहा है, वो आदमी खुद से सोच के डिसीजन ले रहा है अपने दिमाग से। वो एक अच्छी चीज है, तो वहां पे अप्लाई हो रही है। लेकिन कितने लोग कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है कितने लोग कर रहे हैं। तो जो समाज है, कल्चर है, उसको दरकिनार कर देती है थ्योरी, तो ये गलत है। मतलब यहाँ पे इसके फेलियर है थ्योरी का। फिर एक थ्योरी आती है कम्युनिटेरियनिज्म। ये बिल्कुल अगेंस्ट है इसके। मतलब जो ऊपर वाली है ना, इसकी सही अपोजिट है, एग्जिस्टेंशियलिज्म की सही अपोजिट है कम्युनिटेरियनिज्म की। इसमें ये बोलती है कि वी हैव सम रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर कम्युनिटी मेंबर्स। जैसे फैमिली है, फैमिली में किसी को कोई नुकसान पहुंचा दे, मतलब मान लो आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स को कोई कुछ बोल देता है, तो आप उसकी बखिया खेड़ देते हो, है कि नहीं? मतलब आपकी फैमिली में किसी ने किसी को धमका दिया ना, आप उसके घर पे जाके मारोगे उसे। तो ये क्या है? ये कम्युनिटेरियनिज्म है। ठीक है। इसका एक्सट्रीम सेंस बेकार है, लेकिन कुछ हद तक ये ठीक है भाई, अपने समाज का बचाव करना है। अब जो फौजी सरहद पे लड़ रहे हैं, वो फौजी क्या कर रहे हैं? वो फौजी जो है अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। देश क्या है? नेशन है। नेशन क्या है? कम्युनिटी है। अगर वो ना करें, तो कम्युनिटेरिज्म कहता है कि पैट्रियोटिज्म इज एथिकल। एग्जिस्टेंशियलिज्म में बिल्कुल इंडिविजुअल एस्पेक्ट हो जाता है, कम्युनिटेरियनिज्म में एक जो है सामाजिक एस्पेक्ट हो रहा है हमारा। पैट्रियोटिज्म इज एथिकल, ये बोल रहा है। ठीक है, कि कंपलसरी ऑब्लिगेशन है। अब ये नाम देख लो किन्होंने दी थी। ये दी थी माइकल सैंडल ने एंड एलिस मैकिंटायर। माइकल सैंडल एंड एलिस मैकिंटायर ने ये थ्योरी दी थी कि भाई समाज भी का भी ये रोल होता है, और हमारी जिम्मेदारी है समाज के प्रति। तो जब कम्युनिटरिज्म की बात आती है, तो फंडामेंटल ड्यूटी का कंसेप्ट यहाँ से आता है। फंडामेंटल ड्यूटी का कंसेप्ट यहाँ से आता है। तो जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आए फंडामेंटल ड्यूटी का, या ऐसे में लिखना पड़े, तो इस थ्योरी को बिल्कुल आप जो है उसमें डाल सकते हो, कि माइकल सैंडल हैव सेड इन कम्युनिटेरियनिज्म फिलोसॉफी दैट वी एंजॉय राइट्स बिकॉज वी हैव ड्यूटीज। ठीक है, कि राइट्स विदाउट ड्यूटीज इज फ्री लोडिंग, इज फ्री लोडिंग। कि अगर आप अपना टैक्स जमा नहीं कर रहे हो और सारी सामाजिक सुविधाएं उठा रहे हो,
सरकारी सुविधाएं उठा रहे हो तो गलत है। अब इसका अपोजिट भी गलत है कि आप ड्यूटी ज्यादा कर रहे हो, आपको राइट्स नहीं मिल रहे हैं। अब जो ज्यादा टैक्स लोग पे करते हैं वो ये कहते हैं कि यार हम जो है अपनी तनख्वाह का 30% तक सरकार को दे देते हैं, लेकिन ना हमें फ्री की एजुकेशन मिल रही है अपने बच्चे के लिए, ना हमें फ्री की हेल्थ मिल रही है अपने बच्चे के लिए, हमें अपने बच्चे को जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है और हमें जो है हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ रहा है। हम इंश्योरेंस का पैसा क्यों दें अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो? सही बात है। तो दोनों ही है। तो हर आदमी अगर अपनी ड्यूटी फॉलो करेगा ना, और जितनी वो ड्यूटी फॉलो कर रहा है उसके उसको राइट्स मिल रहे हैं, तो देन दैट इज एथिकल। इसका क्रिटिसिज्म क्या है? हर थ्योरी का अपना क्रिटिसिज्म है। क्या क्रिटिसिज्म का है? कि नेशनलिज्म हमारा हाइपर नेशनलिज्म हो जाता है। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है? इनटॉलरेंस बढ़ जाती है। जिहाद का कंसेप्ट, जो पॉपुलर जिहाद है, अब कई लोग इसका इंटरप्रेट करेंगे जो भी है, लेकिन जो पॉपुलर इंटरप्रिटेशन है जिसकी वजह से दुनिया में जीना हराम हो रखा है दुनिया का, वो इंटरप्रिटेशन ये है कि भाई काफिरों को मारो, और किसी को भी काफिर ठहरा देते हैं अपनी मनमर्जी। तो अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे कम्युनिटी मेंबर का कत्ल करो, इसको कहते हैं जिहाद। मतलब ये पॉपुलर इंटरप्रिटेशन है जो कि चल रहा है दुनिया में। फिर इसमें और भी चीज आ जाती है कि भाई जैसे पाकिस्तान की जो थ्योरी है कि कट इंडिया थ्रू 1000 कट्स। क्यों भाई, क्यों करना है? बस करना है, शुरू से ही है, जब से आजादी हुई है उसके माइंडसेट में ही है ये। तो ये इंटॉलरेंस है कि उसे इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी है अपने देश की कि वो अपने देश की इनसिक्योरिटी पे काम ना करने के बजाय दूसरे को ब्लेम ठहरा रहा है और दूसरे को जो है मारने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि इंडिया अगर खत्म हो जाएगा इस दुनिया से, या फिर इंडियंस खत्म हो जाएंगे इस दुनिया से, तो उनके देश का भला हो जाएगा। नहीं होगा। और भी क्रिटिसिज्म है इसके। क्या क्रिटिसिज्म है? इंटॉलरेंस है, हाइपर नेशनलिज्म है, ठीक है। फिर मॉब लिंचिंग से आप इसको कर सकते हो, मॉब लिंचिंग से कर सकते हो। फिर इसमें क्या है? इसमें ये भी है कि सिविल जो राइट्स होते हैं वो बढ़ जाएंगे, कास्ट राइट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। भीमा कोरेगांव का इंसिडेंट आपने सुना होगा। फिर जो है, जो मतलब दलित वायलेंस होता है वो सुना होगा कि दलितों के साथ कितना अत्याचार होता है, ठीक है। काफी केसेस में सुना होगा आपने। मॉब लिंचिंग तो है ही है, ठीक है। काओ विजिलेंटिज्म आपने सुना होगा। इट्स अ बैड थिंग, आप इसको अच्छी चीज मत मानो, इट्स अ वेरी बैड थिंग। ये सरकार का काम है, पब्लिक का काम नहीं है। तो ये सारे इश्यूज आ जाते हैं कि अपनी कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यू कैन वायलेट द राइट्स ऑफ अदर कम्युनिटीज। तो इसको ये कहीं ना कहीं कम्युनिटेरियनिज्म जस्टिफाई ठहराता है, तो ये गलत है। और भी बहुत सारे आप इसमें एग्जांपल्स लिख सकते हो कि चलो वैसे तो बहुत हो गए, इतना भी आप लिख दोगे तो काफी है। फिर इसमें फेमिनिज्म आ गया एक, टॉक्सिक फेमिनिज्म या टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसी कंट्रोवर्शियल टर्म लिख रहे हो ना, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी या फिर टॉक्सिक फेमिनिज्म, तो इनको ना फिर एक एग्जांपल से जस्टिफाई करना। टॉक्सिक फेमिनिज्म का क्या मतलब हो गया कि फॉल्स रेप केसेस आप लिख सकते हो, फॉल्स रेप केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, ठीक है। और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में तो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत सारे हैं, इसमें तो डोमेस्टिक वायलेंस है, डाउरी डेथ है, आप कितने सारे लिख सकते हो, ठीक है। ये भी कम्युनिटेरियनिज्म के एग्जांपल में आते हैं। फिर आती है हमारी वर्च्यू थ्योरी लास्ट में। तो काफी लंबा लेक्चर हो गया। वर्च्यू थ्योरी किसने दी थी? अरिस्टोटल ने। वर्च्यू थ्योरी ये कहती है
कि एक आदमी को बचपन से ही इतना ट्रेन कर दो कि उसके दिमाग में गलत सोचने की थिंकिंग ही ना आए, मतलब आदमी का कैरेक्टर ही डेवलप कर दो। कैरेक्टर का क्या मतलब है कि वो सपने में भी गलत काम करने की सोचे ही ना, उसके दिमाग में ही गलत काम नहीं आना चाहिए, तो उसको कहते हैं वर्च्यू थ्योरी। अगर हम वर्च्यू को डिफाइन करें तो किस तरीके से करेंगे कि वर्च्यू इज द ट्रेन्ड बिहेवियरल डिस्पोजिशन, वर्च्यू इज ट्रेन्ड बिहेवियरल डिस्पोजिशन which result in habitual act of moral goodness, which result in habitual act of moral goodness. Virtue is a trained behavioral disposition which result in habitual act of moral goodness. तो मतलब वर्च्यू एक वो चीज है कि अगर कोई वैल्यू है उसको आप अच्छा मान रहे हो, उसको बचपन से ही ट्रेनिंग दो खुद को या फिर पेरेंट्स दें, तो एक कैरेक्टर डेवलप करें। और ये इसने बोला अरिस्टोटल ने कि कैरेक्टर डेवलपमेंट का काम स्टेट का है। ऊपर की जो थ्योरी थी कम्युनिटेरिज्म को छोड़ दो तो स्टेट को गरिया रही थी ज्यादातर, लेकिन अरिस्टोटल ने ये बोला कि स्टेट का काम लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करना है ही है, मोरल डेवलपमेंट करना भी स्टेट का काम है। जैसे कि इंडिया में होता है, इंडिया में क्या होता है, अनटचेबिलिटी एक्ट है। अनटचेबिलिटी का जो एक्ट है वो स्टेट ने बनाया है, मतलब स्टेट सिखा रही है लोगों को। टेम्पल्स को दलितों के लिए खोला है, तो किसने खोला है, वो स्टेट ने खोला है। तो स्टेट मतलब सोशल डेवलपमेंट कर रही है, कैरेक्टर डेवलप कर रही है। लॉ कानून ऐसे बनाए हैं स्टेट ने ताकि लोगों का कैरेक्टर डेवलपमेंट हो। जैसे ट्रिपल तलाक को का मना किया है तो लोगों का डेवलपमेंट हो, अब यूसीसी आएगा तो इसके लिए लोगों का डेवलपमेंट हो, इसीलिए आएगा। तो ये स्टेट का रोल है वर्च्यू डेवलप करना, लोगों में लोग अच्छा सोचें। अब कैरेक्टर हमें चाहिए ही क्यों, अब वही कैरेक्टर नीडेड, इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप, व्हाई, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट इन डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे आप वर्च्यू थ्योरी का एग्जांपल डालोगे, व्हाई कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट। व्हाई इज कैरेक्टर इंपॉर्टेंट। देखो हर आदमी, जैसे कांट ने बोला था कि रैशनैलिटी होनी चाहिए, हर हर डिसीजन का जो है रीजन करना चाहिए। हर आदमी नहीं कर सकता ना। आप जो है 140 करोड़ जनता है हमारे देश की, 140 करोड़ जनता को आप क्या सिखा दोगे कि क्या सही है क्या गलत है। उसको बचपन से ट्रेन करोगे ना, और ट्रेन करने के क्या तरीके हैं, उसको धर्म सिखाओगे, रिलीजन सिखाओगे कि भाई हमारा धर्म ये कहता है कि दूसरे का नुकसान मत करो, हमारा धर्म ये कहता है कि सेक्युलरिज्म रखो, ठीक है, हमारा धर्म ये कहता है कि कास्ट कॉन्शियसनेस गलत है। आप ये सिखाओगे बच्चों को तो कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हो उनका। और अगर कैरेक्टर बिल्ड नहीं करोगे किसी बच्चे का तो जो सुनेगा वो सीखेगा, बाहर से सुनेगा बाहर से सीखेगा, गलत चीज सुनेगा गलत सीखेगा। कई लोग कास्टिज्म पे बिलीव करते हैं, वो गलत है। कई लोग कम्युनल होते हैं, वो गलत है, ठीक है। कई लोग जो है प्रेजुडिस होते हैं, वो गलत है। कई लोग जो होते हैं इनऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब सब्जेक्टिव होते हैं, बायस होती है, वो गलत है, ठीक है। कि जैसे अगर किसी को प्रेजुडिस है लेकिन वो फैक्ट पे ध्यान नहीं दे रहा है तो वो भी गलत है ना। तो देर इज अ रीजन फॉर प्रेजुडिस टू, देर इज अ रीजन फॉर सब्जेक्टिविटी टू, ठीक है। तो उन रीजन पे भी फोकस करना चाहिए हमें। और कैरेक्टर जब बन जाता है ना, तो आप उसका फायदा ये देखो कि डेवलपिंग ए कैरेक्टर सच दैट ईच थॉट एक्ट एंड बिहेवियर is out of compulsion is moral. That means developing a character
such that each thought, action, behavior out of compulsion is moral. Is moral. Developing a character such that each thought, action and behavior out of compulsion is moral. मतलब आपके दिमाग में कोई गलत चीज आ ही नहीं रही है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें रोल ऑफ स्टेट है, रोल ऑफ रिलीजन है, रोल ऑफ फैमिली है, रोल ऑफ सोसाइटी है, ये सबको रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन इसके कुछ क्रिटिसिज्म है कि भाई अगर गलत कैरेक्टर डेवलप करा दिया तो क्या होगा। अगर मान लो टेररिस्ट है, उसको बचपन से ही ये सिखाया गया है, नफरत ही सिखाई गई है, ठीक है, तो उसमें उसका तो कैरेक्टर, वो तो सोच रहा है मैं बहुत अच्छा कैरेक्टर है मेरा, मैं तो बहुत गुणवान हूं, लेकिन वो एक्चुअली इमोरल है। ठीक है, औरंगजेब को बहुत ज्यादा वो मानते थे लोग, रिलीजियस और पायस, ही इज अ प्योरिस्ट मुस्लिम, 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, ज़कात करता था, सब चीज करता था, जो उसके वो तो सुनता था, लेकिन वो ही वॉज अ वेरी क्रूअल लीडर, ही वॉज अ वेरी क्रूअल लीडर। तो उसका कैरेक्टर तो था, लेकिन वो गलत कैरेक्टर था। तो इसकी गारंटी कैसे होगी कि सही कैरेक्टर क्या है, ये उसने ज्यादा फोकस नहीं किया है। इट इज अगेंस्ट लिबर्टी, अगेंस्ट लिबर्टी, दैट मीन्स एग्जाम्पल लो सऊदी अरेबिया का, कि वहां पे ड्राइविंग राइट्स नहीं थे वुमन को। क्यों? वो कहते थे एक वुमन के कैरेक्टर के खिलाफ है। तो इंडिविजुअल लिबर्टी का क्या, इंडिविजुअल लिबर्टी तो चली गई तेल लेने। ठीक है, या फिर अगर आप इंडिया का एग्जांपल लो, सती प्रथा, तो सती प्रथा को एज ए वुमन के अंडर दिमाग में डाल दिया गया था कि अगर आपने सती प्रथा नहीं करी, अगर कोई नोबल वुमन है, वैसे वाइड स्प्रेड नहीं थी, मैं बता दूं, बहुत ही छोटे स्केल पे होती थी, अगर आपने नहीं करी तो आप एक एथिकल वुमन नहीं हो, आप डरपोक हो। इस तरीके से माइंडसेट बिठा दिया गया था। तो अगर लोग कहते भी थे कि मत करो, तो जानबूझ के करती थी वो। तो इस तरीके से उसका कैरेक्टर ही डेवलप कर दिया गया था, जो कि गलत था। ठीक है, फिर आप वर्ण आश्रम का ले लो, कि एक ब्राह्मण है, उसको बचपन से ये सिखा दिया गया था कि आप जो है, आपका सिर्फ ये काम है, आपका कैरेक्टर सिर्फ पढ़ना लिखना और भोजन करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर एक दलित को क्या सिखाया गया था, वो भी गलत है, कि आपका काम है जो ऊपर की वर्णा है उनको जो है सेवा करना, तो वो भी गलत है कि नहीं। ऑल्दो इनकी रिलीजियस सैंक्टिटी नहीं थी, रिलीजियस सैंक्टिटी नहीं थी इनकी, जो वहां के उस टाइम के कानून थे उनकी सैंक्टिटी थी, लेकिन फिर भी उसका समाज पे कितना गलत इंपैक्ट पड़ा, आप ये देखो। तो ये इसके क्रिटिसिज्म है अरिस्टोटल के, कि भाई ठीक है कैरेक्टर होना चाहिए, लेकिन कौन डिसाइड करेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म बहुत आए थे। उसके बाद भी अरिस्टोटल ने एक चीज बोली कि इनको रिजॉल्व करने के लिए क्रिटिसिज्म को, उसने एक और थ्योरी दी थी जो कि बहुत अच्छी थ्योरी है, उसको कहते हैं गोल्डन मीन। कि अगर आपको डाउट आए ना, तो गोल्डन मीन पे भरोसा करो आप। गोल्डन मीन का क्या मतलब, कि दो एक्सट्रीम है, किसी भी एक्सट्रीम पे मत जाओ, बीच में रहो। जैसे कि अगर इस एक्सट्रीम पे जाते हो तो ये भी वाइस हो जाएगी, इस एक्सट्रीम पे जाते हो तो ये भी वाइस हो जाएगा, वर्च्यू बीच में ही है। उसने ये बोला था कि अगर कोई भी एक्शन इस तरह का आए तो ऐसे डिसाइड करो। जैसे कि अगर कोई आदमी बहुत डरपोक है तो कॉवर्ड हो जाएगा, कॉवर्डाइज। और अगर आदमी बहुत ज्यादा मतलब वो है, मतलब तो रैश हो जाएगा। बहुत ज्यादा जो है आउट स्पोकन है और जो बहुत ज्यादा मतलब गुस्सेवान है तो रैश हो जाएगा, और गुस्सा नहीं है तो फिर वो फट जाएगी उसकी। ठीक है, तो बीच का है वर्च्यू, वर्च्यू क्या हो जाएगा, करेज। इसको उन्होंने बोला फोर्टिट्यूड। ऐसे ही चार इन्होंने दी थी, क्या था, वैल्यूज, चार वर्च्यूज दी थी जो कि किसी भी मतलब एक उसमें होनी चाहिए हर आदमी में। फोर्टिट्यूड,
टेम्परेंस, जस्टिस, और क्या था, एक और थी, वो देख लेना आप, ठीक है, गूगल पे सर्च करके। तो ये 4 उसने वैल्यूज दी थी, मतलब वर्च्यूज दी थी जो हर आदमी में होनी चाहिए। फोर्टिट्यूड, करेज, टेम्परेंस, यार भूल गया मैं। तो आपको ये एंश्योर करना है, ठीक है। ये थी अरिस्टोटल की थी। फिर इंट्यूशनिज्म आ जाती है, बस छोटी छोटी थ्योरीज हैं। इंट्यूशनिज्म, इंट्यूशनिज्म में ये है कि जो कॉन्शियंस होती है वो, मतलब भगवान हमें बचपन से ही देके भेजता है, क्योंकि जो चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो बड़े भोले होते हैं, ठीक है। कि किसी का बुरा हो रहा है ना, तो वो बोल देते हैं कि ये बुरा हो रहा है, ठीक है। और जैसे आपने देखा होगा बच्चों को भी कि कहीं पे थोड़ा सा भी गलत हो रहा है समाज में, तो वो बोल देते हैं मम्मी ये कितना गंदा हो रहा है। तो इंट्यूशनिज्म में तो ये कहते हैं कि भगवान की हमें कॉन्शियस के साथ ही भेजता है यहाँ पर इस दुनिया में, ठीक है। तो एक ह्यूमन के पास इनहेरेंट कैपेसिटी होती है उसको अच्छा, किसी भी एक्शन को अच्छा या बुरा समझने की, ठीक है। और स्पेशली व्हेन ही बिकम्स एन एडल्ट। तो इस बेसिस पे हम टेररिज्म को गलत ठहराते हैं, बुरहान वानी को गलत ठहराते हैं कि ठीक है सिचुएशन जैसी भी थी, ठीक है उसको बचपन से सिखाया गया कि ये काफिर है, ठीक है उसको बचपन से सिखाया गया कि जो है इनका, उनको मारने में ही हमारा भला होगा या हमें आजादी मिलेगी, जो भी है, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसके अंदर इंट्यूशन था, वो एक ह्यूमन बीइंग था, उसको पता है कि मारना गलत काम है, इसलिए वो गलत है, ठीक है। फिर स्कॉलास्टिसिज्म, ये कहता है कि जो मोरालिटी है ना, वो ह्यूमन नेचर में है। जैसे कि रिचर्ड डॉकिंस ने बोला था कि अल्ट्रुइज्म ही हमें जानवरों से डिफरेंशिएट करता है, ऐसे ही सेम चीज स्कॉलास्टिज्म बोलती है, ठीक है। रिचर्ड डॉकिंस ने कोई अलग थ्योरी नहीं दी थी, लेकिन उसी थ्योरी को ये रिवर्बरेट करती है, मतलब उसी आइडिया को ये थ्योरी रिवर्बरेट करती है कि मोरालिटी क्या है ना, ह्यूमन के उसमें भी है, मतलब ह्यूमन के नेचर में ही है। और ह्यूमन जो अपना नेचर बनाता है ना, वो डिपेंडेंट होता है उसके पास्ट पे, उसके रिलेशनशिप पे, उसके अपब्रिंगिंग पे, ठीक है, उसके इंटरेक्शन में, उसके एक्सपीरियंसेस पे, इस पे डिपेंड करती है। और रीजन पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब ज्यादा रीजनिंग मत डालो। तो इन सब चीजों को मिला के ही उसकी रीजनिंग बनती है एक ह्यूमन की, ठीक है। तो हमने इतनी सारी थ्योरीज पढ़ी, रिलीजन पढ़ा, लॉ पढ़ा, कहाँ कहाँ से हमारे पास जो है एथिक्स आती है, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि अब कोई भी एक्शन है उसको इवेल्युएट कैसे करेंगे। अगर कोई भी केस स्टडी आपके पास आ जाती है तो आप कैसे जानेंगे कि उसमें क्या चीज करना सही रहेगा, क्या चीज करना गलत रहेगा, आप किस तरीके से अपने लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को बनाएंगे। तो सबसे पहला चीज है, हमने जितनी भी थ्योरीज करी उन थ्योरीज में सबसे पहली चीज आई सेल्फ इंटरेस्ट, कि किसी भी आदमी का सेल्फ इंटरेस्ट वॉयलेट नहीं होना चाहिए। ये किसने दी थी? आयन रांड ने। दूसरा क्या है? समाज का भला, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर हमारा होना चाहिए, ठीक है, ये किसने दी थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने, हॉब्स ने दी थी, ठीक है, समाज का भला होना चाहिए। और एक कम्युनिटेरियनिज्म ने भी दी थी। तो अगर आप ये आर्गुमेंट लिखेंगे और साथ में थ्योरी लिखेंगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आपके आंसर पे, ठीक है। फिर लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, ये किसने दी थी? जीएस मिल ने। लिबर्टी फ्रीडम होनी चाहिए। फिर कोई भी एक्शन है वो टॉलरेंट होना चाहिए, इनटॉलरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी जेएस मिल ने ही बताया था कि प्लेस फॉर डिसेंट होनी चाहिए उसमें, मतलब फ्रीडम टू प्रोटेस्ट वगैरह होनी चाहिए किसी भी एक्शन में, ठीक है। फिर हमारी आगे कंसेंट होनी चाहिए। कंसेंट किस में आई? एग्जिस्टेंशियल थ्योरी में, नोजिक हाइक, रॉबर्ट नोजिक, फ्रेडरिक हाइक। कंसेंट होनी चाहिए। फिर कांट ने क्या दिया
यूनिवर्सल मैक्सिम होना चाहिए कि वो जो एक्शन है वो हर आदमी फॉलो करे तो कैसा रहेगा, यूनिवर्सल मैक्सिम होना चाहिए। ये किसने दी? कांट ने। कांट ने एक और चीज दी थी, क्या दी थी? ह्यूमन एज एन एंड, ह्यूमन एज एन एंड होना चाहिए, ये भी कांट ने दी थी। ठीक है, फिर फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ चॉइस ये किसने दिया था? फ्रीडम ऑफ चॉइस ये सातरे एग्जिस्टेंशियलिज्म में आया कि हर आदमी की चॉइस होनी चाहिए, कंसेंट होना चाहिए। और फ्रीडम ऑफ चॉइस कांट ने भी दिया था। कांट ने दिया था कि रैशनैलिटी होनी चाहिए, किसी भी आदमी को फोर्स नहीं कर सकते कोई भी डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, फ्रीडम ऑफ चॉइस हो गया। फिर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि शेडिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, स्पेशली केस स्टडीज में जहां पे पब्लिक सर्वेंट का रोल आता है। तो हर पब्लिक सर्वेंट ये नहीं बोल सकता कि कानून नहीं कहता, भाई आदमी अपनी जिम्मेदारी खुद ले। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर कैरेक्टर भी होना चाहिए, कैरेक्टर भी होना चाहिए। ये किसने बोला? अरिस्टोटल ने। तो अगर ये सारे 10 फैक्टर्स हमारे किसी भी एथिकल डिलेमा में या फिर किसी केस स्टडी में फुलफिल होते हैं, ठीक है, और आगे भी हम जैसे जब वेस्टर्न थिंकर्स पढ़ेंगे तो राइट्स बेस्ड अप्रोच होती है एक, ठीक है, राइट्स बेस्ड अप्रोच वो जॉन रॉल्स ने दी थी। ठीक है, और सोशल जस्टिस होनी चाहिए, वो सोशल वेलफेयर सोशल जस्टिस एक ही चीज है। ठीक है, मतलब इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए, तो जॉन रॉल्स ने बताया था, वो सोशल जस्टिस का कंसेप्ट है। तो वो भी आप एक इसमें राइट्स बेस्ड अप्रोच और सोशल जस्टिस भी डाल सकते हो। तो ये सारी कंडीशंस हमारी जब फुलफिल हो जाती हैं तो उसको बोलेंगे हम एक एथिकल एक्शन, एथिकल एक्शन। और जो कंडीशन इसमें फुलफिल नहीं हो रही है उसको क्या बोलेंगे? अनएथिकल एक्शन। सिंपल है, अनएथिकल एक्शन। तो हमारी एथिक्स डिटरमाइन हुई कि नहीं हुई? अब ये जो लेक्चर मैंने लिया है आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, कितनी आप क्लास ले लो, कितने आप 2 लाख रुपए के लेक्चर ले लो, ठीक है, इस तरीके से आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में विद एग्जांपल्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, और मेरी आप जिन्होंने लास्ट तक देखा है तो उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन इतना अटेंशन स्पेन शॉर्ट हो चुका है आज की जनता का कि जहां बढ़िया नॉलेज मिल रही है वो लेने को तैयार नहीं है। तो इफ यू लाइक दिस इनिशिएटिव प्लीज सपोर्ट। और ये जो पूरा पीडीएफ है जो मैंने इसमें नोटिंग करी है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्रीडम यूपीएससी चैनल जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उस पर दे दूंगा। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिलेगा तो एक इनिशिएटिव कब तक कंट्रोल करूंगा मैं भी यूट्यूब पे दे रहा हूँ तो 2 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़ के बैठा हूँ। तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मैं 1-2 महीने सस्टेन कर लूंगा बट नॉट लॉन्गर देन दैट। तो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग एंड प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।